हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हैव ए नाइस डे and once again welcome back to you online APS class. Dear students, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमारे देश में आर्थिक सुधारों की क्यों ज़रूरत पड़ी, अर्थात ऐसे कौन से कारण थे जिनकी वजह से हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार किए गए। उसी पॉइंट को मैं कंटिन्यू रखते हुए आज फिर आपके साथ रूबरू होऊंगा। प्यारे साथियों, जो आज का टॉपिक है वो है इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑफ इंडिया, अर्थात मैं हिंदी में कहूँ तो साथियों इसका हिंदी रूपांतरण होगा भारत में आर्थिक सुधार। ये आज का टॉपिक हमारे लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ में मेरे उन सभी विद्वान साथियों के भी लिए जरूरी है या उनके लिए भी महत्वपूर्ण है जो मेरे साथी रेट लेवल सेकंड की एसएसटी से क्या कर रहे हैं तैयारी, उनके लिए भी ये पॉइंट बड़े ही काम का है। तो प्यारे साथियों, मैं बात करूंगा आर्थिक सुधारों की कि कौन कौन से आर्थिक सुधार किए गए। इससे पहले मैं थोड़ी सी सामान्य जानकारी देना चाहूँगा। आर्थिक नियोजन जिसे इकोनॉमिक प्लानिंग कहा जाता है, सेकंड पक्ष में ले लें हम आर्थिक सुधार, जिसे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कहा जाता है। आर्थिक नियोजन के जनक की जब मैं बात करूं साथियों, तो आर्थिक नियोजन का जो जनक माना जाते हैं वो माना जाते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू को। जबकि आर्थिक सुधारों का जो जनक माना जाते हैं वो डॉक्टर मनमोहन सिंह को माना जाते हैं। आर्थिक नियोजन की जो शुरुआत हुई थी हमारे देश में वो सन 1951 में प्रारंभ हुई थी, जबकि साथियों आर्थिक सुधार जो प्रारंभ किए गए वो हमारे देश में 1990 के पश्चात किए गए। आर्थिक सुधारों में मैं बात करूं मॉडल की साथियों, तो इसका जो मॉडल तैयार किया गया था दो व्यक्तियों के द्वारा किए जाने के कारण, वो दो व्यक्ति कौन कौन से थे? उस समय हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे
वो थे नरसिम्हा राव, और हमारे जो वित्तीय मंत्री थे वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। इसलिए इस मॉडल का जो नाम रखा गया वो राव मनमोहन मॉडल रखा गया। चाहे मैं पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में बात कर लूं या आर्थिक नियोजन की बात कर लूं, तो साथियों हमारे देश में पंचवर्षीय योजनाओं का जनक भी किसे कहा जाते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। मैंने बजट के संदर्भ में बात की थी कि सबसे पहले पंचवर्षीय योजनाएं कहाँ से प्रारंभ हुई थी? सोवियत संघ से हुई थी, या मैं बात करूं रूस की, जिसके जनक थे जोसेफ स्टालिन। रूस से ही हमारे देश में पंचवर्षीय योजनाओं के मॉडल को अपनाया गया। इट इज ओके। तो मैं बात करूंगा कि आर्थिक सुधार कौन कौन से थे। जब मैं आर्थिक सुधारों की बात करूं तो साथियों उन आर्थिक सुधारों को जानने से पहले मैं बताना चाहूंगा हमारे देश में संपन्न की गई कुछ पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में। हमारे देश में 7वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका समय 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990, ये जो 7वीं पंचवर्षीय योजना थी दोस्तों, अपने लक्ष्य या मैं कहूँ उद्देश्य में असफल रही। इसलिए 1990 के पश्चात जो पंचवर्षीय योजना शुरू होने वाली थी वो पंचवर्षीय योजना शुरू नहीं की गई। 1990 से 1992 के मध्य 3rd योजना अवकाश रखा गया। यहाँ 2 वर्षीय योजना, 1-1 वर्ष की 2 वर्षीय योजनाएं बनाई गई, क्योंकि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था थी वो अर्थव्यवस्था अपना वजूद खोने को थी, या मैं कहूँ कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था अपनी पटरी से उतर चुकी थी। इसलिए हमारे देश की अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाने के लिए इन 2 वर्षीय योजनाओं का क्या किया गया? समायोजन किया गया। मैं वो कारण बताना उचित नहीं समझता जिनकी वजह से 7वीं पंचवर्षीय योजना हमारी असफल रही, क्योंकि मैं इनके बारे में पीछे के वीडियो में चर्चा कर चुका हूँ। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप पीछे के लेक्चर में जाकर आप इसको क्लियर कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो आर्थिक सुधार किए गए हैं वो आर्थिक सुधार मुख्यतः 3 किए गए। कितने आर्थिक सुधार किए गए? 3।
इस आर्थिक सुधार के मॉडल को साथियों एलपीजी मॉडल भी कहा जाता है। एलपीजी मॉडल क्यों कहा जाते हैं? क्योंकि साथियों एल का मतलब लिबरेशन होते हैं, जिसे हिंदी में कहा जाते हैं उदारवाद। उसके बाद साथियों पी का मतलब होते हैं प्राइवेट। प्राइवेटेशन, जिसका हिंदी रूपांतरण होता है साथियों निजीकरण। और थर्ड स्थान पे आते हैं ग्लोबलाइजेशन, जिसका हिंदी रूपांतरण होता है दोस्तों वैश्वीकरण। इसलिए इस मॉडल को एलपीजी मॉडल भी कहा जाते हैं। आर्थिक सुधारों में मुख्य हम 3 सुधारों के संदर्भ में चर्चा करेंगे, जिसमें पहला सुधार होगा उदारवाद। तो उदारवाद के संदर्भ में जब मैं चर्चा करूं तो साथियों इसको डिफाइन करने से पहले इसको हम समझ सकते हैं कि आखिर उदारवाद है क्या। हमने अपने देश की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में पढ़ा था साथियों, कैसी अर्थव्यवस्था थी? मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था में कौन कौन सी अर्थव्यवस्थाओं का समायोजन था? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का, और दूसरी थी दोस्तों समाजवादी। आज़ादी के तत्पश्चात हमारे देश के सामने एक महत्वपूर्ण चुनौती थी हमारे देश का विकास, हमारे देश का आर्थिक विकास। उस आर्थिक विकास के लिए हमारे देश निर्माताओं ने एक अर्थव्यवस्था प्रयोग में ली, जिस अर्थव्यवस्था को कहा गया मिश्रित अर्थव्यवस्था। और इस मिश्रित अर्थव्यवस्था के बलबूते वो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाना चाहते थे, लेकिन साथियों जो झुकाव था वो हमारी अर्थव्यवस्था में किसकी तरफ ज़्यादा था? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ। उसके बाद सरकार ने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सार्वजनिक जो उद्योग हुआ करते थे उन सार्वजनिक उद्योगों को एक प्रमुख पहलू माना। सरकार का मानना था कि अगर हम अपने देश के आर्थिक स्तर को बढ़ा सकते हैं तो किसके माध्यम से? वहाँ के सार्वजनिक उद्योगों के माध्यम से। बट ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ इसका विस्तार नहीं करूँगा मैं, आगे के चैप्टर आएंगे जब इसके बारे में पढ़ेंगे विस्तार से। जो सार्वजनिक उद्योग थे तो इन सार्वजनिक उद्योगों के अलावा क्या हमारे देश में और कोई उद्योग नहीं थे? हाँ साथियों थे। जैसे कि मैं बात करूं निजी उद्योगों की, लेकिन निजी उद्योग सार्वजनिक उद्योगों की अपेक्षा में कैसे थे? कम। बिकॉज दैट, क्योंकि सरकार की नीति और नियम जो थे दोस्तों
वो इतने जटिल थे कि उन नीति और नियमों को पूरा करना एक सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं थी। ऐसे जटिल, ऐसे कठोर नियम बनाए गए जिनको पूरा करना हर किसी के दायरे में नहीं था। यही कारण था दोस्तों कि हमारे देश में 1990 से पहले सार्वजनिक उद्योगों की अधिक थी या भरमार थी, जबकि निजी उद्योग कैसे पाए जाते थे? कम। तो उदारीकरण में किया क्या गया था कि साथियों, जो सरकार ने जटिल नीति और नियम बना रखे थे, इन जटिल नीति और नियमों का क्या कर लिया गया? सरलीकरण कर दिया गया। अर्थात मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि किसी भी उद्योग को स्थापित करने के लिए सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता था और इस लाइसेंस की अनिवार्यता को क्या कर दिया गया? उदारीकरण में समाप्त। इट इज ओके। तो साथियों, अब हम डेफिनेशन बना सकते हैं, हम उदारीकरण को डिफाइन कर सकते हैं। तो उदारीकरण की डेफिनेशन होगी किसी देश की सरकार द्वारा, अर्थात मैं ऐसे कहूं सरकार के द्वारा लगाए गए अवांछित का मतलब होता है साथियों नियंत्रण। अवांछित का मतलब होता है अनावश्यक। सरकार के द्वारा लगाए गए अवांछित नियंत्रण एवं प्रतिबंधों को समाप्त करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाए दोस्तों? उदारीकरण कहलाती हैं। जरूरी नहीं होता कि हम किताबी भाषा में डेफिनेशन दें, डिफाइन करें। हम अपने शब्दों में भी इसको क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं। अर्थात मैं ऐसे कहूं कि सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनों का सरलीकरण करना ही उदारवाद है, तो भी मेरा सही होगा। मैं ऐसे कहूं कि सरकार के द्वारा बनाए गए जो जटिल नियम थे, उन नियमों को समाप्त करना ही उदारीकरण है। मैं ऐसे कहूं कि सरकार की तानाशाही, लाल फीताशाही को समाप्त करना ही क्या है? उदारीकरण। तो मेरे हिसाब से गलत नहीं होगा। मैं साथियों ऐसे कुछ एग्जाम्पल भी दे सकता हूं जिनमें सुधार किया गया। जैसे कि एक अधिनियम पारित किया गया था, MRTP एक्ट पारित किया गया था साथियों 1969 सन 1969 में। मोनोपोली एम का मतलब होता है साथियों, आर का मतलब रेस्ट्रिक्ट होते हैं साथियों, टी का मतलब ट्रेड होते हैं और पी का मतलब पॉलिसी। इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं, ए का अधिकार
व्यापार अधिनियम 1969। इस अधिनियम को परिवर्तित करके साथियों एक अधिनियम बनाया गया, प्रतिस्पर्धा व्यापार अधिनियम पारित किया गया था दोस्तों 2002 में। सरकार ने आर्थिक सुधारों से पहले एक जो अधिनियम पारित किया था MRTP, मोनोपोली रिस्ट्रिक्ट ट्रेड पॉलिसी एक्ट अधिनियम 1969, जिसे एकाधिकार व्यापार अधिनियम भी कह सकते हैं, इसको परिवर्तित करके आर्थिक सुधारों के अंतर्गत जो अधिनियम पारित किया गया दोस्तों प्रतिस्पर्धा व्यापार अधिनियम 2002। ऐसा ही एक अधिनियम पारित किया गया था साथियों फेरा, जो कि 1900 फेरा एक्ट पारित किया गया था, जो किया गया था साथियों 1973 में। इस फेरा अधिनियम को परिवर्तित करके फेमा कर दिया गया, कब साथियों 1999 में। एफ का मतलब होता है साथियों फॉरेन या फॉरेंसी कह सकते हैं, विदेशी इमरजेंसी रेगुलेट एक्ट, और इसका मतलब होते हैं फॉरेन इमरजेंसी मैनेजमेंट एक्ट। ये कब पारित किया गया था साथियों 1973 में। इसको परिवर्तित करके कब बना दिया गया 1999 में। तो ऐसे कई परिवर्तन किए गए, जिन परिवर्तनों को क्या कहा गया उदारवाद। तो साथियों आपके जहन में एक आवाज़ गूंज रही होगी कि क्या आज हमें किसी भी प्रकार के उद्योगों को स्थापित करने के लिए किसी भी प्रकार की लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है, सरकार से किसी प्रकार की अनुमति नहीं लेनी पड़ती। तो इसका मतलब कदापि ये नहीं है। हाँ, आज भी कुछ ऐसे उद्योग हैं जिन उद्योगों के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता है। ऐसे कौन कौन से उद्योग हैं? ऐसे उद्योगों में साथियों 5 उद्योगों को रखा गया। वो 5 उद्योग कौन कौन से हैं? मैं बात करूं दोस्तों तंबाकू उद्योग की, तंबाकू उद्योग स्थापित करने के लिए हमें लाइसेंस की ज़रूरत होती है। सेकंड में बात करूं अल्कोहल उद्योगों की। थर्ड में बात करूं साथियों केमिकल उद्योगों की, रासायनिक उद्योगों की। और फोर्थ नंबर पे मैं बात करूं साथियों तो होगा परमाणु विस्फोटक उद्योगों की। और 5 नंबर पे मैं बात करूं साथियों तो वो होगा इलेक्ट्रॉनिक एरो स्पेस, जिसमें जहाज़ों के क्या बनाए जाते हैं पार्ट्स। ऐसे ये 5 उद्योग हैं जिन उद्योगों के लिए आज भी हमें सरकार से लाइसेंस लेने की आवश्यकता है या सरकार से परमिशन लेने की आवश्यकता है। तो क्या साथियों समझ आया आपको? उदारवाद की सामान्यतः में बात करूं
तो प्यारे साथियों, उदारवाद एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सरकार के अनावश्यक नियंत्रणों को क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि लाइसेंस की अनिवार्यता को समाप्त करना। मैं साथियों ऐसे भी कह सकता हूं कि सरकार के द्वारा बनाए गए जटिल कानून और नियम थे, उनका सरलीकरण करना भी उदारवाद कहलाता है। क्योंकि साथियों, जब सरकार को लगा कि सार्वजनिक उद्योग के बलबूते हम अपने देश के आर्थिक स्तर को ऊंचा नहीं उठा सकते, इसलिए दोस्तों आर्थिक सुधार के लिए, या मैं कहूं कि हमारे देश के जो जटिल नियम बनाए गए थे हमारी सरकार के द्वारा, उन नियमों का क्या किया गया, सरलीकरण। प्यारे साथियों, मैं और बात करूं कि जो उदारवाद है ये एक ऐसी नीति होती है जिसमें उदारता, या मैं ये कहूं कि दया आदि के भाव क्या होते हैं, इसमें छिपे हुए होते हैं।